हेलो, आप सभी का 4वीं क्लास में स्वागत है, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री। हमारा लेक्चर 10 हो चुका था, आज लेक्चर 11 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हिमांक में अम्लमन, जो हमारा विलयनों का अनुसंख्यक गुण था, उसके अंदर दूसरा पार्ट था उसका हिमांक में अम्लमन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन भी हो चुका था, हिमांक में अम्लमन भी। आज जो है विलयनों का अनुसंख्यक गुण तीसरा गुण चलेगा। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रासरण तथा प्रासरण दाब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रासरण तथा प्रासरण दाब। जो हमारा तीसरा अनुसंख्यक गुण है वो है प्रासरण दाब। ठीक है, प्रासरण दाब में जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रासरण क्या है। ठीक है, तो जो देखो, अगर मान लो हमने एक पात्र लिया, उसके अंदर हमने क्या कर लिया, दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन रख लिए, एक तरफ कम सांद्रता वाला, एक तरफ ज्यादा सांद्रता वाला। बताया था पहले भी कि कम सांद्रता वाला विलयन वे होंगे जैसे तनु विलयन हुए, तो उनकी सांद्रता क्या है? कम, यानी वे कम गाढ़े होंगे, तो वे कैसे होंगे? कम सांद्रता वाले विलयन। जो अधिक सांद्रता वाले विलयन जो ज्यादा गाढ़े होंगे, यानी जिसके अंदर विलय की मात्रा ज्यादा होगी, वे कैसे होंगे? अधिक सांद्रता वाले विलयन। जो कम सांद्रता वाले विलयन हो और अधिक सांद्रता वाले विलयन, दो अलग अलग विलयन लेने इसके अंदर। ठीक है, और उसको अगर इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर रखा ना, एक तरफ कम सांद्रता वाले विलयन है, एक तरफ क्या है? अधिक सांद्रता वाले विलयन। ठीक है, यो कैसा? कम, और यो है अधिक सांद्रता वाला विलयन, अधिक सांद्रता वाला विलयन। ठीक है, जो इसको हमने डिवाइड कर रखा, यानी अलग कर रखा हमने, अगर हम इसे विभाजित करें एक झिल्ली से जिसका नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब यो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली वे झिल्ली है जिनके अंदर से जो छोटे कण हैं वे तो पार निकल जाते हो, लेकिन जो बड़े कण हो वे उसी के अंदर रह जाते हो, यानी जो ना छनते हो। तीन तरीके की झिल्ली होती है वैसे तो, एक तो पारगम्य, एक अपारगम्य और एक अर्धपारगम्य। पारगम्य वो जिसके अंदर से विलायक के कण अगर बाहर निकल जा, ठीक है, यानी जिससे पार निकल जाते हो। एक ऐसी झिल्ली जिससे सभी कण बाहर निकल जाते हो वो पारगम्य, जिससे कण बाहर ना निकलते हो वह अपारगम्य। जो इन दोनों के बीच की अवस्था है, यानी स्थिति जो बनेगी वो क्या बनेगी? जिससे छोटे कण तो पार निकल जाते हो, लेकिन जो बड़े कण हैं वे पार ना निकलते हो, वो झिल्ली कौन सी होगी? अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक तरफ तो कम सांद्रता वाला विलयन लिया, एक तरफ कौन सा लिया? अधिक सांद्रता वाला विलयन, और हमने क्या लगा दी इनके बीच में? एक अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो यहां होगा क्या, जो कम सांद्रता वाले विलयन हैं उनके अंदर जो कण हैं वे क्या करना शुरू कर देंगे? अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ क्या करना शुरू कर देंगे? गति। कम सांद्रता वाले विलयन के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ क्या करना शुरू कर देंगे? गति। किसकी सहायता से? अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। ठीक है, यो जो प्रक्रिया या फिर क्रिया, इसे कहते हैं प्रासरण। ठीक है, यानी कम सांद्रता वाले विलयनों का अधिक सांद्रता वाले विलयनों में अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से प्रवेश करना क्या कहलाता है? प्रासरण। इसकी व्याख्या करी थी नोलट नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने कहा था कि अगर दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन, एक की सांद्रता कम है एक की ज्यादा है, तो दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन अगर अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग अलग हो रहे हैं, यानी पृथक हो रहे हैं, तो क्या होगा? तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसकी सहायता से जो कम सांद्रता वाले विलयन के कण हैं वे अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करना शुरू कर देंगे। तो जब इधर ये कण गति करना शुरू कर देंगे तो इधर ज्यादा विलयन हो जाएगा, इधर जो है कणों की संख्या क्या होने लगेगी? कम। ठीक है, तो विलायक के कण या जो भी हमारे इसके अंदर कम सांद्रता वाले विलयन के कण होंगे वे अधिक सांद्रता वाले विलयनों की तरफ क्या करना शुरू कर देंगे? गति, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। इसे कहा जाता है हमारा प्रासरण। ठीक है, प्रासरण पढ़ेंगे हम यहाँ दो तरीके का, पहला अंत्यपरासरण, दूसरा बहिपरासरण। समझते हैं अंत्यपरासरण बहिपरासरण क्या है, फिर उसके बाद लिख के बता देंगे कि इनका मतलब लिखा कैसे जाना है। ठीक है, अंत्यपरासरण और बहिपरासरण। पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर अंत्यपरासरण के परासरण क्रिया दो प्रकार से होगी, एक अंत्य और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर बहिपरासरण। ठीक है, अंत्यपरासरण और बहिपरासरण। अंत्यपरासरण क्या है? मान लो हमने क्या करा, एक पात्र लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने एक ऐसी कोशिका रख दी, एक कोशिका जंतु की या फिर किसी भी पादप कोशिका हमने इसके अंदर रख दी, इसके चारों तरफ मान लो कोई विलयन भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? विलयन भरा हुआ। मान लो ये जो विलयन है इसके अंदर यो कम सांद्रता का विलयन है। कैसा है? कम सांद्र, जिसकी सांद्रता क्या हो? कम। तो जो भी हम इसके अंदर झिल्ली रख रहे हैं
कुछ भी, झिल्ली कह रहे सॉरी, कोई भी कोशिका अगर हम इसके अंदर रख रहे हैं तो वो जो कोशिका है उसके अंदर अपना कुछ विलयन होगा ना। तो मान लो उसके अंदर कैसा विलयन है, अधिक सांद्रता वाला। इसके अंदर क्या है, अधिक सांद्रता वाला विलयन। कैसा है, अधिक सांद्रता वाला विलयन। तो क्या होगा, हमने पढ़ा परासरण क्रिया होगी, यो जो कोशिका हमने इसके अंदर रखी, यो जो इसके चारों तरफ बनेगी लेयर एक, यो काम करेगी अर्धपारगम्य झिल्ली का। अर्धपारगम्य झिल्ली बताई कि जिससे विलायक के छोटे कण तो पार निकल जाते हो लेकिन बड़े कण पार ना निकलते हो। ठीक है, तो हमने क्या रखी इसके अंदर एक कोशिका, तो उसके चारों तरफ मतलब जो बनेगी क्या बनेगी, झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर जो कण है वह है अधिक सांद्रता वाले, इसके चारों तरफ हमने कैसा लिया, कम सांद्रता वाला विलयन। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या, हमने भी पढ़ा परासरण क्रिया होगी कि अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से जो कम सांद्र वाले विलयन है, कम सांद्रता इसके चारों तरफ है, तो ये जो कण है इसके अंदर प्रवेश करने लगेंगे। ठीक है, विलायक के कण क्योंकि कम सांद्रता वाला बाहर है, अधिक सांद्रता वाला इस कोशिका के अंदर है, तो इसका मतलब ये जो इस तरफ कम सांद्रता वाले विलयन के कण हैं वे किसके अंदर प्रवेश करने लगेंगे, अधिक सांद्रता वाले विलयन के। ये तो परासरण का मतलब बताया। तो अगर कोशिका के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता वाले विलयन के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करते दिखाई दे रहे, अंदर की तरफ। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इसका कि अंदर की तरफ मतलब अंत्यपरासरण। ठीक है, तो अगर कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, तो कोशिका के अंदर प्रवेश करना यो जब इस प्रकार का परासरण होता दिखाई दे रहा, इसे कहेंगे अंत्यपरासरण। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट लेंगे, वही परासरण में यो कौन सा था, अंत्यपरासरण। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक पात्र लिया, उसके अंदर हमने क्या लिया, विलयन। अब के क्या करो, अब के बाहर जो लेना हमें ज्यादा सांद्रता वाला विलयन का ले लो। पहले हमने कम लिया था, अब की बारी से कैसा ले लो, अधिक सांद्रता वाला। ऐसा अधिक, तो वो जो हमने अब कोशिका इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, उसके अंदर जो विलयन होगा वो कम सांद्रता का लेना आपकी बार। तो उसके अंदर जो विलयन है वो कैसा होना चाहिए, कम सांद्रता का। तो अब क्या होगा, परासरण क्रिया के हिसाब से वही चलना। इसके अंदर हमने कौन सा लिया, आपका कम सांद्रता वाला विलयन, इसके बाहर कैसा विलयन है, अधिक सांद्रता वाला विलयन। ठीक है, तो क्या होगा, परासरण क्रिया होगी, जो किसका काम करेगी, अर्धपारगम्य झिल्ली का। ठीक है, तो क्या होगी, इसके अंदर परासरण क्रिया होगी। देखो, तो अधिक सांद्रता वाला विलयन, और इसके अंदर अब क्या है, जो कोशिका हमने रखी है उसके अंदर कैसा है, कम सांद्रता वाला विलयन। तो इसके अंदर क्या होगी, परासरण क्रिया, जो कम सांद्रता वाले विलयन के कण हैं वहां से वे किसकी तरफ गति करना शुरू कर देंगे, अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ। तो कोशिका के बाहर, अंदर से अब की बार बाहर जा रहे हैं ये, पहले तो कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे थे, अब की बार कोशिका से बाहर जा रहे हैं। तो बाहर जा रहे हैं, इससे नाम से पता क्या चल रहा, बही, यानी ये जो होगा परासरण वो होगा बहिपरासरण। ठीक है, तो अंत्यपरासरण और बहिपरासरण। अब देखो, जो हमारा अंत्यपरासरण है, अगर हम इसके अंदर किसी भी कोशिका को रखेंगे, ठीक है, तो इसके बाहर कौन सा है, कम सांद्रता वाला विलयन, अंदर कौन सा है, अधिक सांद्रता वाला विलयन, तो अंदर की तरफ गति कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में यानी अंत्यपरासरण में जो हमारी कोशिका होगी वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, क्योंकि एक तो इसके अंदर कण है, ऊपर से बाहर की तरफ से भी तो अंदर इसके अंदर कण आ रहे हैं, तो इसमें कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी। जैसे हमारी पानी के अंदर अगर हम किशमिश रख दें, ठीक है, वो फूल जाती है, वो इसी वजह से फूलती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अंत्यपरासरण। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जल जो है वो कम सांद्रता वाला विलयन है, जब हमने उसके अंदर क्या घेर दी, किशमिश, तो वो जो किशमिश है उसके अंदर क्या होगा, जो विलयन होगा, किशमिश के अंदर विलयन कैसा होगा, गाढ़ा, तो उसके अंदर जो किशमिश के चारों तरफ क्या काम करेगी, एक झिल्ली बनी रहेगी, वो झिल्ली किसका काम करेगी, अर्धपारगम्य झिल्ली का। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, बाहर तो है जल के कण, अंदर क्या है, किशमिश के कण। ठीक है, तो किशमिश जो के जो अंदर विलयन है वो कैसा, ज्यादा सांद्रता वाला विलयन, तो उसके अंदर क्या होगा, बाहर जल के कण कम सांद्रता वाले विलयन के कण है, तो उसके अंदर जो है अंदर की तरफ गति करना शुरू कर देंगे, यानी जल के कण जो है किशमिश के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देंगे। और जब किशमिश के अंदर कण प्रवेश करना शुरू कर देंगे तो एक तो उस विलयन मतलब उसके अंदर कुछ तो कण है, ऊपर से जल के कण भी उसके अंदर आ गए, तो इस वजह से वो जो किशमिश है वो फूलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो परासरण होगा वो किस तरीके का होगा, अंत्यपरासरण। तो किशमिश जो फूलती है वो किसकी वजह से फूलती है, अंत्यपरासरण क्रिया के कारण। ठीक है, ऐसे ही बहिपरासरण के अंदर अगर मान लो हम किसी भी कोशिका को किसमें डाल रहे हैं जिसकी सांद्रता ज्यादा हो, कोशिका के अंदर जो विलयन है उसकी सांद्रता कैसी होनी चाहिए, कम, और जो इसके बाहर की तरफ है उसके सांद्रता कैसी होनी चाहिए, ज्यादा।
ठीक है, तो बहिपरासरण जब भी होगा। अगर मान लो हम क्या कर दें, जैसे छिलका उतरा अंडा है, छिलका उतरा अंडा जो होता है हमारा, उसके अगर हम उसे सांद्र HCl के अंदर डाल दें, किसके अंदर, सांद्र HCl के अंदर या फिर सांद्र H2SO4 के अंदर, तो उसके जो चारों तरफ विलयन रहेगा वो सांद्र होगा। जो छिलका उतरा अंडा होगा उसका जो है विलयन होगा वो होगा कम सांद्र। तो जो छिलका उतरा अंडा है उसके अंदर जो कण कम सांद्रता वाले, उसके बाहर कैसा है हमारे पास, सांद्र H2SO4 है, क्योंकि सांद्र अधिक सांद्र है, तो वे जो उसके अंदर जो कण है वे बाहर की तरफ गति करना शुरू करेंगे। तो जो हमारा अंडा होगा वो क्या होगा, मतलब छिलका उतरा अंडे का एग्जाम्पल हम अगर लें तो वो जो हमारा अंडा होगा वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो यानी जो बहिपरासरण के अंदर है उसके अंदर जो कोशिका वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अंत्यपरासरण के अंदर कोशिका क्या होगी, फूलेगी, और बहिपरासरण के अंदर कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि अंत्यपरासरण में अंदर की तरफ जा रहे कण और बहिपरासरण में बाहर की तरफ जा रहे। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करता हूं कि परासरण क्या है। अगर हमारे पास दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन हो, एक तरफ कम सांद्रता वाला विलयन, एक तरफ कैसा हो, अधिक सांद्रता वाला विलयन, और अगर हमने इसको किससे विभाजित कर रखा है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, तो कम सांद्रता वाले विलयन के कण जो है अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करना शुरू कर देंगे अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। इसे हम क्या करें, परासरण। दो तरीके का होगा, अंत्यपरासरण और बहिपरासरण। अंत्यपरासरण वो जिसमें जो विलायक के कण है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, यानी अंदर की तरफ, अंत्यपरासरण। ठीक है, और जब अंदर की तरफ गति करेंगे तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और बहिपरासरण मतलब बाहर की तरफ गति करेंगे। तो इसके अंदर जब कण बाहर की तरफ, इसके अंदर के भी कण बाहर निकल रहे हैं, तो इसके अंदर कणों की संख्या कम होगी, तो कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, इसे पढ़ते हैं एक करके। देखो, तो इसकी व्याख्या किसने की थी, नोलेट नामक वैज्ञानिक ने। लिख लो, इसकी व्याख्या किसने की थी, नोलेट। इसकी व्याख्या नोलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, वैज्ञानिक ने की थी। क्या कहा था उन्होंने, उनके अनुसार यदि दो अलग अलग सांद्रता वाले, अलग अलग थे ना, अलग अलग सांद्रता वाले विलयन विलयनों का, अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों का अर्धपारगम्य झिल्ली, इसके अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली का आना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा ही क्रिया होगी परासरण। दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली बताया, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लियो, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक होना, अर्थात इसका मतलब लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से क्या होगा, विलायक के जो कण होंगे, विलायक के कणों का, विलायक के कणों का कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करनी चाहिए। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयनों में प्रवेश करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। यही तो बताया हमने कि इसकी व्याख्या किसने की थी, नोलेट नामक वैज्ञानिक ने। उनके अनुसार यदि दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक होना, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलायक के कणों का
कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयनों में प्रवेश करना क्या कहलाता है? परासरण। ठीक है, जो हम इसे दिशा के आधार पर कितने भाग में विभाजित करेंगे? 2 भाग में। दिशा के आधार पर इस क्रिया को कितने भाग में? 2 भागों में विभाजित, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भाग में डिवाइड करेंगे? 2 में। ठीक है, इसे नोट करो, इतना लिख लो। देखो इसका पहला पार्ट, अंत्यपरासरण। यदि किसी जंतु या पादप कोशिका को कम सांद्रता, क्या भी कह सकें, तनु विलयन, ठीक है, कम सांद्रता वाले विलयन में रख दिया जाए, तो अगर हम किसी भी जंतु या पादप कोशिका को किसमें रख रहे हैं, जिसकी सांद्रता क्या हो, उसके चारों तरफ जिस भी हम विलयन में रख रहे हैं उसकी सांद्रता क्या हो, कम, या कैसा विलयन हो, वो तनु विलयन रख दिया जाए, तो अब क्या होगा? विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, क्योंकि बाहर कैसा है? कम सांद्रता वाला विलयन, और हमारा अंदर क्या है? अधिक सांद्रता वाला विलयन। तो चारों तरफ उसके क्या है? कम सांद्रता वाला विलयन। तो वे जो कम सांद्रता वाले विलयन के कण है किसके अंदर जाने लगेंगे? अधिक सांद्रता यानी कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगेंगे। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। इस क्रिया को अंत्यपरासरण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में कोशिका फूल जाती है। ठीक है, जब कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो इस क्रिया के अंदर क्या होगा? कोशिका वो है फूल जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो इसका, जैसे किशमिश को जल में रखने पर यह फूल जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि किशमिश के अंदर उपस्थित विलयन जल की तुलना में क्या होगा? अधिक सांद्र। ठीक है, किशमिश के अंदर क्या होगा? जो विलयन होगा वो अधिक सांद्र होगा, जल क्या होगा? कम सांद्र। तो जल के कण उसके अंदर प्रवेश करने लगेंगे, तो प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? फूलने लगेगी। ठीक है, तो किशमिश के अंदर उपस्थित विलयन जल की तुलना में अधिक सांद्र होता है, जिससे जल के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किशमिश के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, इसलिए ये फूल जाती है। तो क्या हो गया हमारा? अंत्यपरासरण। ठीक है, इसे नोट करो, बहिपरासरण लिखते हैं अभी क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखो दूसरा क्या है? बहिपरासरण। बहिपरासरण। ठीक है, पढ़ो इसे। यदि किसी जंतु या पादप कोशिका को पहले किस में रखते थे हम? कम में, अब की बार किस में रख देंगे? अधिक। तो यहां कम की जगह क्या आ जाएगा? अधिक। अधिक सांद्रता, तो यहां पे घट जाएगा, यानी सांद्र रहेगा। तो अधिक सांद्रता वाले विलयन में रख दिया जाए तो विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कोशिका के बाहर की तरफ जाएंगे अब के, क्योंकि अब की बार कैसा है? बाहर ज्यादा सांद्रता वाला विलयन, तो अब की तरफ बाहर की तरफ गति करेंगे। तो कोशिका के बाहर की तरफ गति करने लगते हैं। इस क्रिया को क्या कह रहे हैं हम? बहिपरासरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया में पहले वाले में क्या हुई थी? फूल दी थी। तो इस क्रिया में कोशिका सिकुड़ेगी, तो इस क्रिया में कोशिका क्या होगी? सिकुड़ जाती है। ठीक है, जैसा एग्जांपल दिया था कि छिलके उतरे अंडे को, छिलके उतरे अंडे को सांद्र HCl में अगर हम रख दें, किसमें? सांद्र HCl में रखने पर ये इसके अंदर क्या होगा? बहिपरासरण। ठीक है, तो ये बहिपरासरण के कारण क्या होगा? सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका एग्जाम्पल? सिकुड़ जाता है। दूसरा, जैसे और ले लो, RBC है, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल। ठीक है ना, RBC को अगर हम किस में रख दें? सांद्र H2SO4। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कि अगर हम RBC को सांद्र H2SO4 में रख दें तो क्या होगा? रखने पर यह बहिपरासरण के कारण सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या हो जाता है? बहिपरासरण के कारण ये सिकुड़ जाती हैं।
ठीक है। तो ये था हमारा प्रासरण, जिसके अंदर हमने पढ़ा अंत्यप्रासन और बहिप्रासन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी जो है अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रासरण दाब। ठीक है, प्रासन पढ़ा, अंत्यप्रासन पढ़ा हमने इसका एक पार्ट, दूसरा क्या पढ़ा हमने, बहिप्रासन। ठीक है, तो सेकंड था बहिप्रासन, तो अंत्यप्रासन हुआ, बहिप्रासन, तो अगली बार प्रासन दाब। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।